हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं इसका नाम है स्क्रीम 7। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का और लड़की दिखाए जाते हैं जो एक हॉन्टेड हाउस के बाहर होते हैं। ये कपल हॉरर मूवीज़ के फ़ैन होते हैं और यहाँ पर हॉरर थिंग्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। ये कोई आम हाउस नहीं होता। इस हाउस में एक सीरियल किलर घोस्ट मास्क पहने हुए बहुत से लोगों की जान ले लेता है और उसी पे फिर मूवी भी बनती है। उस मूवी से ऑब्सेस होकर ये लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं। ये हाउस को एनालाइज करते हैं, वहाँ पर पिक्चर्स वगैरह भी बनाते हैं और हंसी मजाक में इंजॉय भी कर रहे होते हैं हॉरर थिंग्स को। अचानक लड़की आती है और लड़का उसी से डर जाता है। लड़की एक रूम में जाती है और देखती है वहाँ पर एक डमी है जो होस्ट मास्क पहने हुए है और उसके हाथ में एक नाइफ़ है। लड़की को वो बिल्कुल रियल जैसा लग रहा होता है। वो लड़के को आवाज़ लगाती है। लड़का जैसे ही वहाँ आता है और देखता है कि ये एक डमी है, बट वो उसे बताता है कि ये रियल नहीं है और बताता है ये बस एक सेंसेशन रिपोर्ट है। उसके बाद वो किचन में जाता है और नाइफ़ निकालता है और लड़की को डराने की कोशिश करता है कि उसे एक कॉल रिसीव होती है। कॉल पे शायद हॉन्टेड हाउस का स्टाफ होता है जो उससे 3 क्वेश्चंस करता है हॉरर मूवीज़ के बारे में, जिसका जवाब उसे सही देना होता है और उसे कहता है अगर तुमने जवाब सही ना दिया तो आज रात तुम्हारी मौत हो जाएगी। वो 2 मूवीज़ का तो जवाब सही देता है मगर लास्ट वाली का लड़की जवाब सही देती है। लड़का उससे खुश होता है और उसके करीब आता है और वॉशरूम के लिए चला जाता है। इसी दौरान लड़की को भी अननोन नंबर से कॉल रिसीव होती है। कॉल में किसी ओल्ड पर्सन की आवाज़ होती है जो उसे बहुत गुस्से में कहता है कि आज तुम मर जाओगी और उसे गालियाँ भी देता है। लड़की समझती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है जो आवाज़ बदल कर उससे बात कर रहा है, मगर जब वो गालियाँ देता है तो लड़की घबरा जाती है और गुस्से में उसकी तरफ जाती है। अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढते हुए लड़की उसी रूम में चली जाती है कि पीछे से उस पर कोई हमला करता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर होता है। लड़का भी वहाँ पर आ जाता है और लड़के को बहुत बुरे तरीके से वो स्टैप करके मार देता है। सब देखकर लड़की अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। वो बाहर की तरफ भागती है, अगर वो सीरियल किलर उसी के पीछे पीछे आता है। वो सीढ़ियों पर चढ़ती है और वो उसको ऊपर से नीचे फेंक देता है। लड़की जैसे तैसे करके ऊपर पहुँचती है और ऊपर से उसे नीचे फेंक देती है, मगर वो भी वहाँ पर लटक जाती है। वो सीरियल किलर नीचे ही होता है। जैसे ही वो ऊपर से नीचे गिरती है वो उसके पेट में नाइफ स्टैब कर देता है और पेट्रोल डालकर उस सारी जगह को आग से जला देता है। फिर हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर पूरे घर को आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। ये ओल्ड स्टोरी होती है। फिर हम प्रेजेंट टाइम की स्टोरी देखते हैं कि एक लड़की मोबाइल यूज़ करते हुए दिखाई जाती है। इसका नाम होता है टैटम। उस लड़की को ऐसा लगता है कि जैसे खिड़की के पास कोई है। वो जाकर चेक करती है तो वो कोई उसे अपनी तरफ खींचता है, कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड होता है। उसी वक्त उसकी माँ भी रूम में आ जाती है जिसका नाम होता है सिडनी। फिर उसके बाद बेन उससे माजरत करता है और वो उसके साथ चलती है और उसे कहती है आओ मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ दूँ, और उसे घर से जाने के लिए कहती है। ये बात एटम को अच्छी नहीं लगती और वो अपनी माँ से बहुत गुस्से होती है। दरअसल उसकी माँ बहुत प्रोटेक्टिव होती है और ये उसका फादर होता है जिसका नाम होता है मार्क, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। ये दोनों अपने बेटी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, मगर टैटम ये चीज़ पसंद नहीं करती। उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि वो बस उसके बारे में फ़िक्र करते हैं और उसकी माँ को तो लगता है कि बेन एक अच्छा लड़का नहीं है। वो अपनी बेटी को समझाती है। टैटम ये बात अपनी माँ से पूछती है कि वो उसके बारे में इतनी प्रोटेक्टिव क्यों है, मगर सिडनी इसको इग्नोर कर देती है और उसे कहती है कि उसे रिहर्सल के लिए देर हो रही है। फिर सिडनी भी कॉफ़ी शॉप की तरफ निकल जाती है। दरअसल सिडनी एक कॉफ़ी शॉप पे काम करती है। कॉफ़ी शॉप में एक औरत और एक लड़का आता है। ये दोनों सिडनी के नेबर होते हैं। रास्ते में जाते हुए टैटम को अपनी दोनों फ्रेंड्स मिलती हैं। वो उन्हीं के साथ रिहर्सल के लिए जा रही होती है कि बेन अपनी कार लेकर आ जाता है। ये तीनों उसके साथ बैठकर रिहर्सल के लिए चली जाती हैं। सिडनी भी कॉफ़ी शॉप में बैठी जेसिका से बातें कर रही होती है। ऐसे लगता है सिडनी के पास में कुछ बहुत बुरा हुआ है जिसके बारे में बस वो जिक्र नहीं करना चाहती। टैटम भी रिहर्सल वाली जगह पर पहुंच जाती है। ये टैटम की फ्रेंड एमा होती है। टैटम एक डॉग का रोल प्ले करती है। उसका सर उसे डांट रहा होता है कि वो एनर्जी लाए अपने अंदर। फिर वो चेंजिंग रूम में जाती है। बेन भी उसके साथ होता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सिडनी को एक नंबर से कॉल रिसीव होता है। वो कोई और नहीं बल्कि क्रू होता है। क्रू ही वो इंसान होता है जिसकी वजह से सिडनी इतनी प्रोटेक्टिव होती है। ये वही सीरियल किलर होता है। दरअसल सिडनी ने अपने पास में बहुत सारे केस और मर्डर्स देखे होते हैं।
इसीलिए वो अपनी बेटी को इन सब चीज़ों से दूर रखती है। सिडनी बहुत डर जाती है और वो अपने हस्बैंड को कॉल करके बताती है। उसका हस्बैंड पुलिस वाला होता है, इसलिए क्योंकि क्रू बहुत साल पहले मर चुका था, इसीलिए वो बहुत प्रोटेक्टिव होती है कि क्यों उसे क्रू के नंबर से वीडियो कॉल आया, वो एआई होता है या रियल। यही सब पता लगाने के लिए उसका हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर से बात करता है। फिर उसके बाद टैटम अपने चेंजिंग रूम में होती है कि किसी का शैडो पीछे से नज़र आता है। वो घोस्ट मास्क पहने हुआ आदमी अब टैटम के पास पहुंच चुका होता है। यहाँ पर टैटम का फ्रेंड बैठा होता है जो कि हैना की हेल्प आउट कर रहा होता है। अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, इनका फ्रेंड वहाँ से गायब हो जाता है और कंट्रोल रूम में कोई और दिखाया जाता है। हैना अपने फ्रेंड को आवाज़ें लगाती है कि उसे नीचे उतारा जाए, मगर वो उसे बहुत ऊपर लटका देता है। वो कोई और नहीं, वही सीरियल किलर होता है जो हैना को कभी यहाँ फेंकता है और वहाँ फेंकता है और फिर उसके पास आ जाता है। हैना उससे बहुत डरती है, उसके हाथ में नाइफ़ होता है। वो हैना को पहले बाजू पर स्टैब करता है, वो आगे पीछे घूम रही होती है, लटकी हुई होती है और इसी तरह वो हैना के पेट में स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से हैना की सारी इंटेस्टाइन बाहर गिरकर एक जगह पर निकल जाती हैं, जो कि बहुत ही हॉरिबल सीन था और हैना की बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है। वहाँ पर सिडनी भी पहुँच जाती है अपनी बेटी टैटम की फ़िक्र में। हैना को वो वहाँ देखती है कि वो मर चुकी है। फिर सिडनी गन निकालती है और टैटम को ढूंढने चली जाती है। वो जो दोस्त गायब हुआ था उसकी भी मौत हो चुकी होती है। सिडनी जैसे टैटम को देखती है उसे गले लगा लेती है। अब यहाँ पर पुलिस इन सब फ्रंट से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि क्राइम जब हुआ तो सब कहाँ पे थे। सिडनी बहुत परेशान हो जाती है और वो टैटम को बोलती है कि उसके साथ घर चले, मगर बेन को साथ नहीं ले जाना। ये बात टैटम को बहुत गुस्सा दिलाती है। फिर उसके बाद वो पुलिस वालों के साथ घर आते हैं, घर की सारी चेकिंग होती है, मगर वो सीरियल किलर उसी घर में छुपा उनका इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ सिडनी अपनी बेटी का सामान पैक करती है और वो सीरियल किलर ऊपर से नीचे उतर आता है। सिडनी इस बात से बेखबर अपने हस्बैंड के पास आती है। वो नहीं जानती कि सीरियल किलर घर में ही है और उसकी बेटी की जान खतरे में है। वो सीरियल किलर टैटम की गर्दन पर नाइफ रखकर सामने आ जाता है। यह दोनों अपनी बेटी को इस हाल में देखकर गन्स नीचे रख देते हैं। टैटम का फादर अपनी बेटी को इशारा करता है, वो उसको किक करती है और वो वहाँ से भाग जाती है। मार्क उसे वो सीरियल किलर उठाकर नीचे फेंक देता है, जो बेहोश हो जाता है। फिर वो टैटम और सिडनी की तरफ भागता है। वो जैसे उनके खून का प्यासा हो। वो एक खुफिया रूम से छुपकर घर से बाहर निकल रही होती हैं कि उस सीरियल किलर को पता चल जाता है और वो दीवार में स्टैब करने लग पड़ता है, जिसकी वजह से सिडनी की बेटी बहुत डर जाती है और वो किसी तरीके से घर से निकल जाती हैं। फिर वो सीरियल किलर घर से बाहर आता है कि पीछे से टैटम का बाप मार्क आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो घोस्ट मास्क वाला आदमी वहाँ से भागने लगता है कि एक कार आती है, उसको बहुत बुरे तरीके से हिट कर मार देती है। यहाँ पर सिडनी का हस्बैंड भी बहुत ज़ख्मी हो जाता है। सिडनी आती है अपने हस्बैंड को देखने के लिए। उस गाड़ी में से 3 लोग निकलते हैं जो सिडनी के फ्रेंड्स होते हैं। सेंटर में सिडनी की पुरानी फ्रेंड गेल होती है और उसके साथ 2 न्यूज़ रिपोर्टर। टैटम ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और वो न्यूज़ रिपोर्टर फिर आते हैं और लाइव कवरेज करते हैं। सिडनी अपनी फ्रेंड गेल से मिलती है और काफ़ी सालों बाद देखकर उसे बहुत खुश होती है। अब वो मास्क उतार कर देखते हैं कि आखिर इस चेहरे के पीछे था कौन। ये एक पागल हॉस्पिटल से भागा हुआ होता है। फिर वो लोग सीन की लाइव कवरेज करते हैं। उसके बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। सिडनी को अब हर किसी पर शक हो रहा होता है कि कोई भी सीरियल किलर हो सकता है। ये इतना आसान कैसे हो गया। फिर वहाँ पर और भी लाइव रिपोर्टर्स आते हैं। उसके बाद हम सिडनी की नेबर जेसिका को देखते हैं, वो भी अपने बेटे के साथ वहाँ पर होती है। फिर सिडनी और गेल बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वो वापस कैसे आ सकता है। ये लड़की, इसका नाम मिंडी और लड़का चैट, टैटम के साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों भी जानना चाहते हैं कि क्रू वापस आ गया या फिर कोई और है इस सब के पीछे। फिर क्रू की वीडियो कॉल आती है जिसमें वो सिडनी को धमकियां दे रहा होता है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा, जान से मार देगा। सिडनी और गेल डिसाइड करते हैं कि वो इस बात की तह तक जाएंगे। वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर वही आदमी एडमिट होता है जो गाड़ी के नीचे आकर मरा हुआ आता है। फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं और
हॉस्पिटल के स्टाफ में एक डॉक्टर से मिलते हैं। वो उस बंदे के रूम तक ले जाता है और कहता है कि पुलिस ने सारी छानबीन कर ली है। सिडनी उसे एक पिक्चर दिखाती है और वो बताता है कि हाँ, इसका नाम तो जॉन है, ये साथ ही रूम में एडमिट था। वो उससे पूछती है कि वो कब से वहाँ है। वो कहता है कि मुझे तो हॉस्पिटल में 16 साल हो गए हैं। वो बताता है कि 18-19 साल से यहीं पर था, अब उसे डिस्चार्ज मिल गया है और वो यहाँ से जा चुका है। शान हो जाती है। दूसरी जगह टैटम मिंडी और चैट के साथ डिस्कशन करती है और कहती है कि हमें किलर तक पहुंचना चाहिए, ऐसे चुप करके बैठ तो नहीं सकते। रात को शहर में कर्फ्यू लगने वाला होता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो फ्रेंड्स कर्फ्यू तोड़कर पहले ही कहीं पर मीटअप करेंगे। सिडनी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्रू जिंदा है। उसे किसी भी तरीके से अपनी बेटी को उससे दूर रखना था। उसके बाद हम दिखाते हैं कि मार्क को कहीं से कुछ चीज़ें गिरने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही वहाँ पर जाके चेकआउट करता है, पीछे से एक शैडो दिखता है। वो चारों तरफ अच्छी तरीके से देखता है, कोई नहीं होता। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है कि उसको पीछे से कोई हमला कर देता है और उसको स्टैब करके उसकी जान ले लेता है। शाम हो जाती है और शहर में कर्फ्यू लग जाता है। ये फ्रेंड्स भी टैटम की बताई हुई जगह पर आ जाते हैं। यहाँ टैटम का बॉयफ्रेंड बेन भी होता है। मिंडी और चैट को तो बेन और उसके पड़ोसन के बेटे पर ही शक होता है, इसीलिए वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। मिंडी यहाँ सबको टैटम की माँ के बारे में बताती है कि वो कितनी ब्रेव वुमन है। दूसरी जगह सिडनी डिसाइड करती है कि वो लाइव आएगी। आखिर वो जानना चाहती है कि क्रू चाहता क्या है। इसके बाद गेल उसका लाइव इंटरव्यू लेती है, जिसमें वो उससे कुछ सवालात करती है। यहाँ पर टैटम भी अपनी माँ का लाइव इंटरव्यू देखती है और वो ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। बेन टैटम से पूछता है कि वो ठीक है। वो कहती है कि उसे अपनी माँ के पास जाना है। दूसरी जगह सिडनी को भी क्रू की कॉल रिसीव होती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। वो उसे बताता है कि वो तो उसकी बेटी के पास है। वो कहती है कि मेरी बेटी तो घर पर है, मगर वो कहता है कि तुम्हारी बेटी घर पे नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ होटल पे है। वो एक नाफरमान लड़की है, मैं उसको मार दूंगा। सिडनी यहाँ से निकलती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। दूसरी जगह टैटम भी बेन के साथ अपनी माँ ही की तरफ आ रही होती है कि रास्ते में वो सीरियल किलर उस पर हमला करता है, मगर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो दोबारा होटल में आता है और उसकी फ्रेंड क्लोई पर हमला करता है। वो किचन में होती है। क्लोई को ऐसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई है। जैसे ही वो मुड़ के देखती है कि वो सीरियल किलर वहीं पर छुरी लिए खड़ा है, वो वहाँ पर अपनी जान बचाकर भागती है, मगर वो उसके पीछे पीछे भागता है और उसे मारता है बहुत ज़्यादा। फिर वो दो दोस्त भी उसे बचाने के लिए आते हैं, मगर उसकी भी वो बुरे तरीके से स्टैब करके जान ले लेता है। क्लोई जिसे पसंद करती है वो उसे भी मार देता है। फिर वो क्लोई को भी उठाकर फेंकता है। मिरर उसके गले में लग जाने की वजह से उसकी बुरे तरीके से मौत हो जाती है। क्लोई के बॉयफ्रेंड के साथ भी वो बहुत बुरा करता है। एक नोकदार चीज़ पर उसको गर्दन से पकड़कर लटका देता है, जिसकी वजह से वो उसकी गर्दन में कील घुस जाता है और वहाँ पर उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और उसकी पूरे तरीके से मौत हो जाती है। यहाँ हम टैटम को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। वो सीरियल किलर उसी के पीछे पीछे होता है उसे मारने के लिए। रास्ते में उसे अपनी मॉम का कॉल भी रिसीव होता है, मगर वो उनसे बात नहीं कर पाती और उससे अपनी जान छुड़ा कर भागती है कि बेन वहाँ आता है उसकी मदद करने के लिए, मगर वो बेन को भी बहुत तरीके से टैटम के सामने ही मार देता है। इसके बाद टैटम वहाँ से भाग जाती है और होटल के अंदर इंटर होती है। वो होटल भी उनके पेरेंट्स का ही होता है। दूसरी जगह सिडनी भी भागकर अपनी बेटी के पास आ रही होती है। वो कॉल पर अपनी बेटी से पूछती है कि वो सेफ है। सिडनी अपनी बेटी को लाइव देख रही होती है। वो अपनी बेटी को बताती है कि ऑफिस में गन पड़ी है। वो लाइव देख रही होती है कि सीरियल किलर उसके पीछे ही है। वो अपनी बेटी को बताती है कि कैसे गन चलानी है। टैटम ने पहले कभी गन नहीं चलाई होती, मगर सिडनी उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और कहती है कि इस जगह पर शूट करो। वो जैसे ही शूट करती है, उस सीरियल किलर के पेट में गोली लगती है। टैटम ये सोच कर रूम से बाहर निकलती है कि वो सीरियल किलर मर गया, मगर वो ज़िंदा होता है और दोबारा उस पर उठकर पीछे से हमला कर देता है। टैटम भी बदले में उसको कुर्सी उठाकर मारती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 सीरियल किलर हैं, तो उसको किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद टैटम एक घर में दिखाई जाती है जो कि उसका अपना घर होता है। सिडनी भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे उस सीरियल किलर की कॉल रिसीव होती है। वो बहुत इमोशनल होती है। वो
सिडनी अपनी बेटी के बारे में बहुत परेशान होती है और उस सीरियल किलर से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो उसे उसी के घर आने का कहती है। सिडनी भी वहाँ पर अपनी गन लेकर पहुँच जाती है। यहाँ क्रू भी लाइव स्क्रीन पर आता है और उसे परेशान करता है। उसे पता होता है कि उसकी बेटी वहीं पर है। वो वहाँ पर जाती है, कमरे में उसकी बेटी को बंदी बनाकर रखा होता है। वो अपनी गन फेंकती है और उसकी बेटी की गर्दन पर नाइफ होता है। वो जैसे ही उस सीरियल किलर का फेस देखती है, वो कोई और नहीं बल्कि वही हॉस्पिटल वाला डॉक्टर होता है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो सीरियल किलर होते हैं। एक तो वो डॉक्टर और दूसरा चेहरा कौन होता है। सिडनी उससे पूछती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, और वहाँ पर मार्क की बॉडी को पिलाया जाता है जो कि मरा नहीं, जिंदा होता है। दूसरे सीरियल किलर का भी मास्क उतर जाता है जब हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि सिडनी की पड़ोसन जेसिका होती है। क्रू तो कब का मर चुका होता है। वो जेसिका उसे बताती है कि सिडनी, मैं तुम्हारी बुक से इंस्पायर्ड होकर विलन बनी। मैंने अपने शोहर की जान ली और अपने बेटे को भी मार दिया। ये सब सुनकर सिडनी बहुत शॉक्ड होती है। वो उसे मना करती है मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। इसी दौरान मार्क अपनी बेटी के पाँव खोल देता है और वो अपनी बेटी को इशारा करता है कि इस पर हमला करे। जेसिका किसी पागल से कम नहीं लग रही होती। उसके दिल में सिडनी के लिए बहुत नफरत होती है। वो सिडनी को मारने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है और सिडनी भी बदले में जेसिका को बहुत मारती है। इसी लड़ाई के दौरान टैंटम वहाँ आ जाती है। उसके हाथ खुल चुके होते हैं। वो गन लेकर वहाँ आती है और जेसिका पर फिर भी नहीं मरती है। फिर सिडनी और टैटम दोनों मिलकर उसे गन से शूट करते हैं और उसका पूरा सर गन से उड़ा देते हैं। उसकी फेस बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर सिडनी यहाँ टैटम से पूछती है कि वो ठीक है और वो कहती है कि मैं आपकी तरह ब्रेव हूँ। यहाँ पर एम्बुलेंस आती है मार्क को ले जाने के लिए। फिर गेल भी वहाँ पर आती है और अपनी फ्रेंड सिडनी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ हॉस्पिटल जाएगी, और वो उसे कहती है कि मुझे तुम पर एतबार करना चाहिए था, मुझे इस तरह डरना नहीं चाहिए था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है और वो एक बार फिर से हैप्पी लाइफ स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।